Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। हम लोग आज पार्ट 2 में आए हैं चैप्टर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो रिपेयरिंग क्वेश्चंस जो हम लोग के रह गए हैं उसको आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एफिशिएंसी ऑफ लेबर जो है ना वो इफेक्ट में आती है। पहला कहता है हॉट क्लाइमेट। इंडिया इज़ अ सब ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट। ठीक है, इंडिया क्या है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है तो इसका क्लाइमेट क्या रहता है, ज़्यादातर हॉट रहता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल कॉज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर। इंडियन लेबर की एफिशिएंसी इसी वजह से लो रहती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी में काम करना इतना आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, उससे एफिशिएंसी डाउन हो जाती है लोगों की। फिर कहता है लो वेजेस। द वेज ऑफ लेबर इन जनरल आर लो एंड सो इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, जब लेबर की वेजेस लो हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, लो ही होगा। इंडियन वर्कर्स आर पुअरली फेड एंड इल क्लोथ। ठीक है, बहुत अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता है, बहुत अच्छा कपड़ा भी नहीं मिल पाता। दे आर नॉट फिजिकली एंड मेंटली फिट। इस वजह से वो ना फिजिकली फिट होते हैं ना मेंटली फिट होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लो वेजेस मिलती हैं तो भाई हम देखेंगे हमको पैसा कम मिल रहा है तो हम उस तरीके से काम थोड़ी करेंगे ना, लेकिन जब हमको पैसा बहुत अच्छा मिलता है तो फिर हम उसी तरीके से काम भी करते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि हमारी वेजेस कैसी हैं। फिर इनकंजीनियल इन्वायरमेंट। इंडियन वर्कर्स हैव टू वर्क अंडर वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस। बहुत जो कंडीशंस होती हैं अनहाइजीनिक होती है, बहुत साफ़ सुथराई नहीं मिलती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। मैन्युफैक्चरीज इन इंडिया हैव अनहाइजीनिक कंडीशंस। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। ऑल दीज हैव एडवर्सली अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन वर्कर्स। इस वजह से इसने क्या किया, इफेक्ट किया है हमारे इंडियन वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी में। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होता है। फिर पुअर टेक्नोलॉजी। द मशीन्स आर ईदर आउटडेटेड एंड ऑफ पुअर स्टैंडर्ड। ठीक है, या तो आउटडेट हो चुकी है या फिर बहुत ही ख़राब स्टैंडर्ड की मशीन्स यूज़ करी जा रही हैं प्रोडक्शन के अंदर। बिसाइड्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ मशीन्स, बार बार मशीन ख़राब होना। इलेक्ट्रिसिटी कॉज, ठीक है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी डाउनफॉल हो रही है। ठीक, इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट इज फाउंड दैट द इंडियन वर्कर्स डू नॉट हैव प्रॉपर एजुकेशन। इंडियन वर्कर्स के पास प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, दिस लोअर देयर एफिशिएंसी, इससे भी उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग ने जो डिवीजन ऑफ लेबर किया ना, काम को बांटा है, ठीक है, लेबर्स के बीच में, तो उससे क्या एडवांटेज हमको मिलता है। सबसे पहला कहता है राइट मैन एट द राइट जॉब। सिंस द वर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया है, फिर उन पार्ट्स में भी सब पार्ट्स कर दिए हमने। ठीक, ईच वर्कर कैन बी गिवन अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो वो चाहता है उस हिसाब से उसको उसकी जॉब प्रोवाइड करी जाती है। अब क्या होगा इससे, भाई जो हम किसी चीज़ में स्किल्ड हैं, ठीक है, हमें वही पर्टिकुलर जॉब करने को मिल गई अगर, तो हम एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमारा आउटपुट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम एक तरीके से स्किल्ड किसी और चीज़ में थे, हमें काम कुछ और पकड़ा दिया जाएगा, तो क्या हम उस एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इससे एक एडवांटेज मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर से कि हम जो काम जिसको आता है उसको वही काम प्रोवाइड कर दें। फिर दूसरा कहता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। व्हेन द वर्कर डज द सेम वर्क अगेन एंड अगेन ही स्पेशलाइज्ड इन इट। ठीक, एक ही काम बार बार करने से क्या होता है, उससे वो बिल्कुल स्पेशल, उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है उस काम को करने की। डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू ग्रेट इंक्रीज इन एफिशिएंसी। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हैंस प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन भी, फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा यानी प्रोडक्शन बढ़ गया आपका। सेविंग्स ऑफ टाइम एंड टूल्स। डिवीजन ऑफ लेबर सेव्स बोथ टाइम एंड टूल्स, दोनों की बचत करता है। इट रिड्यूसेस द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। ठीक है, टाइम पीरियड जो एक लेबर करता पूरा काम
ठीक, तो उसको काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अब कई लेबर मिल के जो है बांट दिया गया कई लेबर के बीच में काम, तो अब बहुत तेजी से काम होगा और बड़े आसानी से हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स, द डिवीजन ऑफ लेबर इज बेनिफिशियल इन मेकिंग गुड्स सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स बनने में मदद करता है डिवीजन ऑफ लेबर। व्हेन अ वर्कर इज गिवन अ पीस ऑफ वर्क इन विच ही इज बेस्ट सूटेड, जो सबसे ज्यादा अच्छे से उसको काम आता है उसको वही काम दे दिया जाए, नेचुरली ही विल प्रोड्यूस द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, तब तो फिर वो बहुत अच्छा से उसको काम को करेगा और बहुत अच्छा उसका आउटपुट देगा। इन्वेंशन, देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्वेंशन अंडर डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इन्वेंशन की। When a worker does the same work daily, he tries to simplify his process। ठीक है, अब हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, डेली वही काम करे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये और आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है, एंड देयर बाय मेक्स इन्वेंशन पॉसिबल, उसी से क्या होता है, इन्वेंशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल क्या है, तो पहला कहता है कैपिटल इज मैन मेड, कैपिटल इज क्रिएटेड। कैपिटल को क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। किसने क्रिएट किया है, मैन ने। इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये नेचर की तरफ से हमको नहीं मिलता। कैपिटल इज मिक्स्ड रिजल्ट ऑफ पास्ट लेबर ऑफ वर्कर वर्किंग ऑन अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रिजल्ट है किस चीज का, पास्ट लेबर का, यानी पहले उस किसी लेबर किसी ने काम किया होगा नेचुरल रिसोर्स के साथ, तब जाके एक कैपिटल हमारा बनके तैयार हुआ होगा। फिर कहता है कैपिटल इज ड्यूरेबल एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इज इट्स ड्यूरेबिलिटी। ये ड्यूरेबल है, ये पेरिशेबल नहीं होता। ठीक है, कैपिटल आर ड्यूरेबल, यानी इसको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन like land, capital is also passive factor of production। land की तरह क्या है, capital भी passive factor of production है। it cannot produce anything by itself, अपने आप से कुछ भी produce नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई ना कोई active factor चाहिए होगा जो उसको produce कर सके। अब mobile factor, capital is the most mobile factor of production। ठीक है, capital क्या है, mobile factor of production है। मोबाइल का मतलब सेलफोन, स्मार्टफोन नहीं, बल्कि मोबिलिटी रखता है। ठीक है, इट इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आराम से उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, मशीन्स को, टूल्स को। एंड ऑल्सो फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। फिर कहता है कैपिटल इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके ऊपर केस स्टडी भी आ जाती है एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए, चाहे वो आपके उसमें आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, कि कैपिटल इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, द प्लांट एंड मशीनरी while in use wear out and have to be replaced after some time। ठीक है, आप कोई भी प्लांट या मशीन यूज करेंगे, ठीक है, तो वक्त के साथ साथ क्या होगा, वो वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर खराबी होना शुरू हो जाएगी। therefore producers have to keep some fund every year for the replacement of machine। ठीक है, तो कुछ फंड हर साल क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है प्रोड्यूसर को अपने पास बचा के, ताकि वो रिप्लेस कर सके उस मशीन को जब वो मशीन खराब हो जाए पूरी तरह से। एंड दिस इज known as depreciation fund। इसी को क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन फंड। आप लोग ने आई होप के फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करते हुए ये चीज पढ़ी होगी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं उसमें आप लिखते होंगे टू डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में। ठीक है, वो एक तरीके से एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, फिर कहता है कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट सेविंग। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन की पहली स्टेज जो होती है वो सेविंग ही होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कैपिटल किस चीज का रिजल्ट है, पास्ट सेविंग का। ठीक, कैपिटल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड इन स्टॉक ओनली आफ्टर सेविंग मनी एंड री इन्वेस्टिंग इट। ठीक है, जब सेविंग्स होंगी तभी ही उसका री इन्वेस्टमेंट होगा, तभी कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा, अदरवाइज कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं सकता। ठीक है, जब तक कि सेविंग नहीं होगी तब तक के कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कह रहा है कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट सेविंग। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बड़ी देर से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था, वही आ गया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे एक कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। पहला कहता है क्रिएशन ऑफ सेविंग,
द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज सेविंग। ठीक है, सेविंग क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का। सेविंग इन अ कंट्री आर मेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। भाई बहुत सारे लोग हैं एक देश के अंदर जो सेविंग करते हैं। दीज डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक एबिलिटी टू सेव। क्या उसके पास एबिलिटी है कि सेव कर सकता है? भाई वो उसके पास उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए कि वो सेव कर पाए। ठीक है, डिजायर टू सेव, वो चाहता भी हो कि वो सेव करे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है लेकिन वो चाहते ही नहीं सेव करे, वो उड़ा देते पूरे पैसे। एंड अपॉर्चुनिटी टू सेव, यानी उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो सेव कर सके। ये तीन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सेविंग को। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्ट द एबिलिटी टू सेव। टैक्सेशन से भी इफेक्ट आता है। अगर टैक्स सरकार बहुत ज्यादा ले लेगी तो उनके पास जो टैक्स देने के बाद इनकम बचेगी वो बहुत कम बचेगी, तो उसमें वो एक्सपेंस करेंगे अपने के सेव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टैक्सेशन कम होगा तो फिर क्या होगा उससे कि हमारे पास जो इनकम बचेगी आफ्टर टैक्स वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें से एक्सपेंस भी करेंगे और हम सेव भी कर ले जाएंगे। तो एबिलिटी टू सेव किससे इफेक्ट होती है, टैक्सेशन पॉलिसी से भी होती है। इफ टैक्सेशंस आर हाई देन पीपल आर लेफ्ट विद लेस सेविंग्स एंड वाइस वर्सा इन मीन्स अपोजिट। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, आफ्टर सेविंग क्या स्टेप आता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। कैपिटल फॉर्मेशन कैन नॉट अकर अनलेस सेविंग्स मेड बाय पीपल आर मोबिलाइज्ड। ठीक, जब तक सेविंग हमने कर दी तो इट डज नॉट मीन कि कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसको मोबिलाइज करना पड़ेगा उन सेविंग्स को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड एंड यूज फॉर प्रोडक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, इनको क्या किया जाए, मोबिलाइज भी किया जाए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाए, तभी जो है सेविंग्स, तभी कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। दिस रिक्वायर्स नेटवर्क्स ऑफ बैंक्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हु कलेक्ट दीज सेविंग्स एंड मेक देम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेविंग्स को लेते हैं और फिर ये किसको देते हैं, किसी प्रोड्यूसर को लोन देते हैं, किसी इन्वेस्टर को लोन देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, बेसिकली अपने यहाँ अकाउंट खुलवाएंगे लोगों से, वो कहेंगे भैया अपना सेव कर दो पैसा। ठीक, वो पैसा जब सेव करता है तो वो लोग क्या करते हैं, फिर इसी को एज अ लोन प्रोवाइड कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को। ठीक है, यही होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अगर ये नहीं होगा, ये चीज नहीं करी बैंक्स ने तो और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, तब फिर क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फिर लास्ट स्टेप आता है इसी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन में, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। क्या कहता है, द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोबिलाइज्ड सेविंग। मोबिलाइज तो कर दिया लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ मोबिलाइज करने से थोड़ी ना कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अनलेस मोबिलाइज्ड सेविंग आर यूटिलाइज्ड और इन्वेस्टेड, जब तक इसको यूटिलाइज ना किया जाएगा देयर कैन नॉट बी एनी कैपिटल फॉर्मेशन, कोई कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट इकोनॉमी शुड हैव द क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर हु आर रेडी टू टेक रिस्क ऑफ द बिजनेस। यानी कुछ लोग होने चाहिए देश के अंदर जो रिस्क लेने के लिए तैयार हों, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, एंड इन्वेस्ट सेविंग इन प्रोडक्टिव चैनल्स। ठीक है, उसको क्या करे, इन्वेस्ट करे। ये पूरा स्टेप है कैपिटल फॉर्मेशन का, जो जिसके जरिए से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताइए क्या क्या है। सबसे पहला कहता है रिस्क बियरिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क बियर करता है। ठीक है, रिस्क बियरिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसको रिस्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है बिजनेस में। ठीक है, तो वही कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का, रिस्क बियर करता है। देयर इज नो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट एंटरप्रेन्योर हु बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस। ठीक है, लैंड नहीं रिस्क बियर करता है, लेबर रिस्क बियर नहीं करता है, कैपिटल रिस्क बियर नहीं करता, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक वाहिद जो फैक्टर है जो रिस्क बियर करता है। द रिस्क इज कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटीज। रिस्क क्यों हुआ, अनसर्टेनिटीज की वजह से, अटैच टू बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर हैज टू कैलकुलेट ऑल दीज रिस्क। उसको एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा इन रिस्क का, एंड देन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन, उस हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है,
एंड देन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। उस हिसाब से फिर वो अपने वेरियस फैक्टर्स को क्या करेगा, जो है उस प्रोपोर्शन में क्या करेगा, उसको प्रोडक्शन में लेके आएगा, ठीक है, जिस हिसाब से वो रिस्क को कैलकुलेट करेगा। फिर कहता है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। डिसीजन मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेता है, एंटरप्रेन्योर ही लेता है। ही हैज़ टू टेक सेवरल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग हिज बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा, एंटरप्रेन्योर ही तो लेगा। रिलेटेड टू कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, क्या बनाएगा, विच कमोडिटी, ठीक, डिज़ाइन क्या होगा उसका, क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट लोकेशन, प्लांट क्या होगा, प्लांट की लोकेशन क्या होगी, ठीक है, ये सब कौन डिसीजन लेता है, ये सब एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन, एंड एंटरप्रेन्योर नॉट ओनली ब्रिंग्स डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो सिर्फ सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पे लाके खड़ा नहीं करता, बट ऑर्गेनाइज देम इन such as provision of labor from different places, purchase of machines, tools, coordinate different factors of production, providing different workers with different jobs of their taste and preferences, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, एक एंटरप्रेन्योर करता है। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, द एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड द रिवॉर्ड दैट ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड गेट, ठीक है, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड भी देता है वो, रिवॉर्ड यानी इन रिटर्न समथिंग, वो काम कर रहे हैं उसके लिए तो फिर उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। ही हैज़ टू बियर इन माइंड देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन, ठीक है, कितना उन्होंने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड देना पड़ जाएगा। आप लोग को बता दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि लैंड पे रेंट मिलता है, ठीक है, लैंड को रिवॉर्ड में रेंट मिलता है, कैपिटल को रिवॉर्ड में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, लेबर को रिवॉर्ड में सैलरीज एंड वेजेस मिलती है, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये रिवॉर्ड होते हैं चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर अगला फंक्शन जो होता है वो इनोवेटिव फंक्शन। इनोवेशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इन्वेंशन इज कॉल्ड इनोवेशन, ठीक है, किसी चीज को अप्लाई करना, किसी नए इन्वेंशन को अप्लाई करना, उसको कहा जाता है इनोवेशन, ठीक। द एंटरप्रेन्योर हैज टू चूज प्रॉफिटेबल इनोवेशन, क्या सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है, कौन सा इन्वेंशन उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा, एंड अप्लाई देम टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट को हम कमा सकें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक्सप्लेन द रोल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है। पहला, इंक्रीज इन आउटपुट, द साइज ऑफ नेशनल इनकम विच इज कंसिडर्ड द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, एक साइन होता है, इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी हमारी कितनी डेवलप करी है, हमारी इकोनॉमी कितनी डेवलप करी है, वो कैसे पता चलता है, नेशनल इनकम अगर ज्यादा होती है तो यानी इकोनॉमी हमारी ग्रो करी है, अगर कम होती है तो हमारी इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ है। ऑफ अ नेशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्सेस, ठीक, हमारे पास जितने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतने ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम क्या होती है, द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, how much is produced and how efficient it is produced all depends upon the class of entrepreneur। ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं, सारे क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, फिर क्या कहता है, एंटरप्रेन्योर मोबिलाइजेस द आइडल सेविंग्स, ठीक है, जितनी भी पड़ी हुई सेविंग्स होती हैं, बची हुई सेविंग्स होती हैं, जो आइडल सेविंग्स हैं, जिसका कोई काम नहीं होता, उसको क्या करता है, वो मोबिलाइज करता है, यूज में लेके आता है। ऑफ द पब्लिक थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, क्या करता है, शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर्स इशू करता है, लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है, अपना पैसा उसको देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज पब्लिक सेविंग्स इन इंडस्ट्री रिजल्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, यही सेविंग से क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता है। फिर कहता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। ए एंटरप्रेन्योर जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दस हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द
कंट्री, ठीक है। एक देश के अंदर क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी भी खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जब तक के अनएम्प्लॉयमेंट है तब तक के पॉवर्टी की भी प्रॉब्लम रहेगी। फिर अगला कहता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, entrepreneur also set up industries in the backward areas of the country, ठीक है। क्या करता है, अपनी इंडस्ट्रीज को कहाँ पे, बैकवर्ड एरियाज में लेके जाता है। टू अवेल वेरियस कंसेशंस एंड सब्सिडीज, ठीक। क्यों लेके जा रहा है वहां पे बैकवर्ड एरिया में, क्योंकि सरकार कहती है भाई तुम अगर वहां पे जाके अपना इंडस्ट्री खोलोगे तो हम तुमको बहुत सारे कंसेशन दे देंगे, बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ऑफर करती है तो फिर लोग जाते हैं वहां पे अपने इंडस्ट्रीज के पूरे प्लांट को वहां पे खड़ा करते हैं। क्यों सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ताकि क्या हो सके, एक रीजनल डेवलपमेंट हो सके, बैलेंस्ड तरीके से सारे रीजन्स क्या हो, डेवलप हो जाए, बैलेंस तरीके से सारे रीजन्स डेवलप हो जाए। इसलिए सरकार चाहती है भाई एक जगह पे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, दूसरा बैकवर्ड एरिया है, वहां पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती है ताकि लोग वहां पे जाए, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करें, वहां के लोगों को नौकरी दें, वहां के एरिया को डेवलप करें, ठीक है। इन दिस वे दे रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, इससे क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होती हैं। फिर अगला कहता है लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, ठीक। दूसरे देशों पे जो डिपेंडेंस होती है वो कम हो जाती है। एंटरप्रेन्योर ऑल्सो हेल्प्स द नेशन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, ठीक। कैसे, दिस कुड हैपन व्हेन दे प्रोड्यूस सब्सटीट्यूट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम उसी को अपने देश में बना लें, जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम उसको अपने देश में बना लें, तो इससे क्या होता है, हम उस देश पे अब डिपेंड नहीं है, हम अपने अंदर इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, यानी हम खुद वाली चीज़ें बना ले रहे हैं, तो हम किसी पे डिपेंड अब नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है लैंड इज नॉट पेरिशेबल, ठीक है, लैंड पेरिशेबल नहीं होता, ठीक है, खराब नहीं होता। लेबर इज पेरिशेबल, लेबर एक दिन अगर काम ना करे तो उसका लेबर वेस्ट हो गया, ठीक। लैंड इज इमोबाइल, मोबिलिटी नहीं रखता, लेबर इज मोबाइल, वो मोबिलिटी रखता है। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड की सप्लाई कभी भी बढ़ नहीं सकती है, फिक्स्ड रहती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज फ्लेक्सिबल, जबकि लेबर की सप्लाई क्या है, फ्लेक्सिबल है। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, क्योंकि लैंड अपने आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, क्योंकि लेबर ही उस लैंड के ऊपर जाता है और काम करता है और प्रोडक्शन करता है। लैंड इज अ मीडियम टू मीट द एंड्स, सिर्फ एक मीडियम है ताकि एंड्स तक के पहुंच सके। लेबर इज बोथ मीडियम एंड एंड, ठीक है, लेबर दोनों ही है, ठीक है, मीडियम भी है और एंड भी है, ठीक। फिर अगला कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड कैपिटल, लैंड और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। कैपिटल इज मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, सप्लाई ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज करी जा सकती है कैपिटल की सप्लाई, ठीक है। फिर लैंड लैक्स मोबिलिटी, मोबिलिटी नहीं होती लैंड में, जबकि कैपिटल इज मोबाइल, मोबाइल रखता है कैपिटल, ठीक। रेंट इज पेड ऑन लैंड, इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल। लैंड डज नॉट डेप्रिशिएट, लैंड अप्रिशिएट होता है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। कैपिटल कैन डेप्रिशिएट, कैपिटल डेप्रिशिएट होता है, ठीक। फिर अगला कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबरर एंड एंटरप्रेन्योर, लेबरर और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है। लेबरर ही हैज टू डू ओनली फिक्स्ड एक्टिविटी, लेबरर को क्या, सिर्फ जो एक्टिविटी दी गई है सिर्फ वही काम करना है उसको, उसके अलावा और कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि एंटरप्रेन्योर ही परफॉर्म ऑल जॉब्स फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा बिजनेस करना उसको सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको बेचना, सारा काम पूरा शुरू से लेके एंड तक के किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। लेबरर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिस्क टेकिंग, लेबरर का क्या है, रिस्क थोड़ी लेता है, वो जाता है काम करता है, उसके बदले में उसको वेजेस या सैलरीज मिल जाती हैं, तो उसका कोई रिस्क नहीं है। एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, सारे रिस्क को बियर करना पड़ जाता है। लेबरर गेट्स देयर वेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे सेल्स हुई हो ना हुई हो, लेबरर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेजेस उसको मिल जाती हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट ओनली एट द एंड ऑफ सेल्स ऑफ द
प्रोडक्ट, यानी जब बिकेगा तभी प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तभी एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। लेबर इज मोर मोबाइल, लेबर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से जा सकते हैं दूसरी जगह। एंटरप्रेन्योर हैज़ लिमिटेड मोबिलिटी, एंटरप्रेन्योर की क्या है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि वो एक बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर वो जल्दी से दूसरे बिजनेस पे स्विच ओवर नहीं कर सकते, इसलिए उनकी मोबिलिटी लिमिटेड होती है। दे डू नॉट फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, एंड में क्या उस प्रोडक्ट का होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबरर की नहीं होती है। दे फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज रेसिडुअल इन नेचर, कमेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि इनकम जो होती है एंटरप्रेन्योर की वो रेसिडुअल इन नेचर होती है, तो क्यों, उसको जरा देखते हैं। अनलाइक द रिवॉर्ड्स ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज रेसिडुअल इन नेचर, ठीक है, रेसिडुअल है, बची हुई नहीं इनकम। ही अर्न्स प्रॉफिट ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू अदर फैक्टर, प्रॉफिट जब ही इसको मिलेगा जब सारे फैक्टर्स को वो पेमेंट कर देगा, जब बचेगा कुछ तो ही वो प्रॉफिट उसको मिलेगा, ठीक है, इसलिए क्या कहा गया है, उसकी इनकम क्या होती है, रेसिडुअल, यानी बची हुई जो इनकम होती है वो उसको मिलती है, ठीक है। द रिवॉर्ड ऑफ अदर फैक्टर्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, हैंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो हर महीने उनको रेंट मिल जाएगा, सैलरीज वेजेस मिल जाएंगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके केस में ऐसा नहीं होता। बट द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर कैन बी पॉजिटिव, जीरो और इवन निगेटिव, लॉस भी जा सकता है, ठीक है। स्टेट द रिवॉर्ड ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वही कहता है लैंड गेट्स रेंट एज अ रिवॉर्ड, लेबर gets wages and salaries as a reward, capital gets interest as a reward, entrepreneur gets profit as a reward, तो ये इनके सारे रिवॉर्ड्स हैं जो मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सेकेंड पार्ट था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो मैंने आज ख़त्म किया है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपका जो दिमाग में आया हो, कोई क्वेरी आपको समझ में नहीं आई हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब किएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी इन सब चीज़ों को बड़ी आसान से आसान लैंग्वेज में समझ सकें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।